गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगे। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को अच्छे से कर लिया था। आप याद कीजिए, जब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टार्ट किया था तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। उस क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक चल रहा था या जो चीज़ आपके उस लिस्टिंग में आई थी वो थी आपकी मैटर वेव या द्रव्य तरंगे, जिसको हमने वहाँ एक जो शब्द बोला था या जो जिसकी बात की थी वो थी हमारे डी ब्रोए हाइपोथेसिस। ठीक है ना, ये एक्चुअल में जो वर्ड है वो डी ब्रोगली नहीं, हम जनरली इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो डी ब्रोगली करते हैं, जबकि ये वर्ड क्या है डी ब्रोए, बिकॉज फ्रेंच वर्ड है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स तो आपको ये चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई फिजिक्स नहीं छुपी हुई, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बोलने में आप ब्रोगली भी बोल सकते हो, लेकिन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रोए हाइपोथेसिस वहाँ पर थी। तो चाहे आप मैटर वेव्स की बात कीजिए, चाहे डी ब्रोए हाइपोथेसिस कहिए, या इसको आप ऐसा कह सकते हो वेव एस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकल। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले हमने एक जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। याद कीजिए आप, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। वो क्या थी, वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि जो लाइट है आपका, या इसको आप और मोर ब्रॉड एस्पेक्ट में समझना चाहो तो आप कह सकते हैं रेडिएशन। जो रेडिएशन है वह तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाती है। और हमने देखा था कि खूब सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसी फिनोमिना या ऐसी घटनाएं थी जिनको आप लाइट को तरंग प्रकृति मान करके एक्सप्लेन कर पा रहे थे, जिनमें आपका क्या था, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि थे। और कुछ ऐसी घटनाएं थी, और वो घटनाएं बेसिकली आपको कब मिलेगी, जब आपका क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन होगा 20th सेंचुरी के आरंभ में, 1900 के बाद। तब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, और एटॉमिक रियलम की आप बात करोगे, जब आप एटम के अंदर जाकर के घटनाओं को या जो चीज़ें घट रही उनको समझाने का प्रयास करोगे। फिर आगे कॉम्पटन इफेक्ट आएगा। तो वो घटनाएं आप लाइट या रेडिएशन को केवल वेव मान करके नहीं समझा पा रहे थे तब। और उससे पहले चूंकि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आ चुका था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन क्या है, उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। और उन्होंने बताया था कि कोई भी जो रेडिएशन है वो आप क्या कह सकते हो, एनर्जी क्वांटा, जिसको आपने कहा था फोटोनों से मिलकर के बनी है। उन्होंने फोटोन की बात नहीं की, उन्होंने क्वांटम और क्वांटा वर्ड काम में लिया था। ठीक है ना, तो वो जो कण था, जिन कणों से मिलकर के बनी, उनको क्वांटम नाम दिया गया। और हर क्वांटम की जो ऊर्जा थी उसको कहा गया था E=h न्यू। ठीक है ना, न्यू बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की है, यानी रेडिएशन की प्रॉपर्टी है। और वो जो एनर्जी आप लिख रहे हो किसी पार्टिकल की लिख रहे हो। तो वहां पर वो बात चली थी। और फिर उसी मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, और कॉम्पटन ने भी अपने जो कॉम्पटन स्कैटरिंग थी उसको एक्सप्लेन करने में प्रयुक्त किया था। और फिर ये चीज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो गई थी कि लाइट हैज आल्सो पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो उसको आप क्या कह रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें आप एक चीज नोट कीजिए, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी के हिसाब से भी, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें उसको नोट कीजिए आप। मैं ये लिख रहा हूं, एज वी नो दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, मैं जो बोल रहा हूं आप इसको पूरा लिखते रहना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव्स दैट radiations have particle character। रेडिएशंस हैव पार्टिकल कैरेक्टर। ये आप अच्छे से जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रकीर्णन तथा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र ये सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक जो विकिरण है वह पार्टिकल प्रकृति की भी होती है। तरंग की प्रकृति तो है, लेकिन पार्टिकल नेचर की भी होती है। और तब आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि जो रेडिएशन है वो फोटोनों से मिलकर के बनी है, और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या है आपके E=h न्यू है। तो आगे आप क्या लिखोगे, द फोटोन ऑफ लाइट हैज ए मोमेंटम which is
गिवन बाई, आपको पता है फोटोन है, फोटोन क्या है, कण है, तो उसका क्या होगा, संवेग होगा या मोमेंटम होगा। तो उसके मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हो, ये आप पढ़ चुके हो, P = E/c, आप अच्छे से जानते हो। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश या विकिरण का फोटोन जिसका संवेग निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, P = E/c, और हम क्या जानते हैं, E = hν एंड न्यू = c/λ, ये सब आप जानते हो, ये मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, और ये बेसिक डेफिनेशन है। तो जब इन दोनों का आप यूज करोगे तो आप P को क्या लिख दोगे, ये आप देखो hν, और ये न्यू, ये c हो गया h c/λ, ये c से c कैंसिल, तो h/λ। तो आपके एक्सप्रेशन क्या आ गया, P = h/λ, और ये किसके लिए, फॉर ए फोटोन। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कोई भी तरह का मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। क्या है, मैं अभी समझाता हूँ। ये एक्सप्रेशन अभी हमने कोई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या द्रव्य तरंगों की बात नहीं, अभी तो हम जो चीज जान रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उससे हम एक निष्कर्ष पर आए हैं, P = h/λ फॉर ए फोटोन। और यहाँ से आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तरंग होती है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। और जो कण होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसका संवेग। संवेग क्या एक तरह से पार्टिकल या कण की या किसी भी पदार्थ की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये रहा संवेग। तो एक तरह से देखा जाए तो इस रिलेशन से आपको अपना पता चल रहा है कि कण और तरंग दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप सीधा ही कह सकते हो कि जिस प्रकार से विकिरण की आपके तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति होती है, वैसे ही प्रत्येक पदार्थ या कण की कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति होती है। लेकिन अभी वो चीज स्टेटमेंट यहाँ आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। अभी तो हमने क्या लिखा है कि P = h/λ फॉर ए फोटोन। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब ये डी ब्रोई हाइपोथेसिस दी जा रही थी तो उसके पीछे की हिस्ट्री को थोड़ा आप समझिए। डी ब्रोई एक्चुअल में फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, और ये दो भाई थे। जो मेन फिजिसिस्ट थे उन्होंने हाइपोथेसिस नहीं दी थी, जो उनके भाई थे उन्होंने ये हाइपोथेसिस दे दी। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें आपको किस्सा सुनने को मिलता है। जनरली जब डी ब्रोई अपना रिसर्च वर्क करते रहते थे या जब भी पढ़ करके या कुछ काम सीख करके आते थे तो अपने सारे रिसर्च वगैरह अपने भाई को बताते थे। तो आपको पता है 1923 के आसपास कॉम्पटन इफेक्ट आ गया था, और उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी था। तो ये चीज़ प्रूफ लगभग हो गई थी कि जो रेडिएशन है वो आपके वेव करेक्टर के साथ साथ पार्टिकल करेक्टर भी शो करती है। तो फिर जो डी ब्रोई के भाई थे, ठीक है ना, जिन्होंने रियलिटी में ये डी ब्रोई हाइपोथेसिस दी, उन्होंने ये सोचा, उनको ये चीज़ पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो प्रकृति होती है वो हमेशा क्या है, एक सम्मित व्यवहार रखती है। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, नेचर लव्स सिमेट्री, हमेशा एक सम्मितता रहती है। आगे इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो ये सिमेट्री बहुत आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आगे कहूँगा आपको कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसका प्रति पदार्थ भी मौजूद है, ठीक है ना, पार्टिकल एंटी पार्टिकल होता है। प्रकृति में हर जगह सम्मितता आपको देखने को मिलेगी, आप में भी, हम में भी, पेड़ पौधों सब में। तो उनको ये चीज़ ऐसी पता थी कि नेचर लव सिमेट्री। तब उन्होंने ये सोचा कि यदि कोई विकिरण तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति दर्शा रही है तो निश्चित रूप से जो क्या कह सकते हो आप पार्टिकल है वह भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति दर्शाना चाहिए, ये उन्होंने सोचा था। तो आगे आप क्या लिखोगे, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। और देखिए, उस चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज़ ये भी समझिए कि जो आपकी प्रकृति है एक तरह से ब्रह्मांड, वो मेनली दो ही तो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक आपके किससे बना है, एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा आपका रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन है तो उसकी एनर्जी होती है, और दूसरा मास या मैटर या पदार्थ, और कोई भी पदार्थ है उसका क्या होगा, द्रव्यमान। तो बेसिकली आपका पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, मास और एनर्जी। और आप जानते भी आइंस्टीन के रिलेशन से E = mc², सब कुछ इसी पर सारा खेल टिका हुआ है पूरा ब्रह्मांड का। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। E = mc² इज ए वेरी बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड अप ऑफ रेडिएशंस एंड एनर्जी। और जिस प्रकार से रेडिएशंस जो है आपका वह तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति दर्शा रहा है, तो प्रत्येक जो कण है या पार्टिकल है वह भी आपके क्या है, कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति दर्शाएगा, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। ये बात किसने की थी, डी ब्रोई ने की थी। तो हम इस स्टेटमेंट को एक बार थोड़ा नोट कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया, आप हिंदी इंग्लिश कर लेना थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स अब देखो जिस लैंग्वेज में बनते हैं उसी में बता रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी पूरी इसकी बता रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, डी ब्रोई कह रहे थे कि एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड अप ऑफ
रेडिएशंस एंड मास। मास यानी मास को आप एनर्जी, मास आपके मैटर से और रेडिएशन एनर्जी से रिलेटेड है मास, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड अप ऑफ रेडिएशंस एंड मास, ठीक है। सो इफ waves show particle character, then particle should also shows wave character। अर्थात, और ऐसा क्यों कहा? बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री, ठीक है। तो डी ब्रोई ये सोच रहे थे, अभी हम क्या है देखो सीधा नहीं लिखेंगे, हम जो चीजें घट रही हैं उनको समझते थोड़ा। डी ब्रोई ने ये सोचा कि जो प्रकृति है, प्रकृति बेसिकली दो ही चीजों से मिलकर के बनी है। एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड अप ऑफ, प्रकृति में आप जो है वो या तो विकिरण, या तो क्या विकिरण और द्रव्यमान, इनसे ही मिलकर के बनी है। और इसलिए यदि तरंग जो है वो कणीय प्रकृति दर्शाती है तो निश्चित रूप से कण भी क्या होगा, तरंगीय प्रकृति दर्शाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो सममितता में विश्वास रखती है। नेचर लव्स सिमेट्री। तो उन्होंने ये चीज सोची, और जब सोची तब उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला आप, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था P = h/λ, ये लिखा था हमने फॉर ए फोटोन के लिए। तब डी ब्रोई ने कहा ये फॉर्मूला केवल फोटोन के लिए नहीं है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। तो डी ब्रोई क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये लिखेंगे P = h/λ, लेकिन ये हो जाएगा इज ए जनरल फॉर्मूला। उन्होंने कह दिया ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल पार्टिकल्स। अब हम कहाँ एंट्री कर चुके हैं, अब हम लाइट और रेडिएशन की बात नहीं कर रहे, अब हम मैटर वेव्स में या मटेरियल पार्टिकल में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है ना। पीछे से चीज को पकड़ के लाए। तो P = h/λ जो हमने पहले फॉर ए फोटोन के लिए पढ़ा था, तो डी ब्रोई ने कहा P = h/λ इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल पार्टिकल्स, ठीक है ना। और आप देखिए P किसका है, संवेग कण का, लैम्डा किसका है, तरंग का गुण। तो आपके देखिए कण से सब, ये कण से तरंग जुड़ी कि नहीं जुड़ी। अभी इसको मैं थोड़ा और अच्छे से स्टेट में लिखूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक आपको एक चीज तो पता चली गई है कि जो कण होता है, जो द्रव्य है, द्रव्य यानी मैटर, मैटर एक तरह का पदार्थ है, पदार्थ कण कुछ भी कह दो, तो कण क्या है, वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति भी दर्शा रहा है। और चूंकि अभी हाइपोथेसिस है, वो अभी ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है ना। डी ब्रोई क्या है, हाइपोथेसिस है, कोई थ्योरी या सिद्धांत नहीं है जिसको आपने बिल्कुल कर दिया। और जब हम अगला टॉपिक एक पढ़ेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पार्टिकल है वो वेव कैरेक्टर भी रखता है, ठीक है ना। अभी तो ये हाइपोथेसिस के रूप में ही चल रहा है। तो P = h/λ इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल पार्टिकल्स। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई गतिशील कण है, कोई भी कण गतिशील है तो उसका संवेग क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि P = mv, आप ये जानते हो, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, λ = h/mv। तो ये भी क्या है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस का एक तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये किसके लिए है, फॉर मूविंग पार्टिकल्स, फॉर मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब फोटोन के लिए आप ये mv नहीं लिख सकते हो, जो हमने फोटोन पढ़ रहे थे, फोटोन के लिए संवेग का P = mv नहीं लिख सकते हो। और वो तो हम लाइट की बात कर रहे थे, हम काम एंट्री कर गए, अब तो हम मैटर वेव में एंट्री कर चुके हैं। तो λ = यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो λ = h/p, सॉरी λ = h/p या λ = h/mv फॉर मूविंग पार्टिकल्स। तो यहाँ तक आते आते डी ब्रोई हाइपोथेसिस में हमने क्या समझ लिया कि जिस प्रकार से रेडिएशन तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाती है, उसी प्रकार से प्रत्येक जो पदार्थ है या जो कण है या जो मटेरियल पार्टिकल है, द्रव्य कण, ठीक है ना, वह भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति दर्शाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। अब ये तो चीज़ हमारे समझने के लिए हो गई। अब जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे इस डी ब्रोई हाइपोथेसिस का, उसको आप नोट कीजिए वो स्टेटमेंट क्या है, और आप उस स्टेटमेंट को आज तक पढ़ते आए हो, ठीक है ना। बहुत जनरल बेसिक स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि ये फाइनल ईयर की क्लास है, मैं ये चाह रहा हूँ हम चीज़ों को बड़ा डिटेल से पढ़ें, ताकि ये चीज़ आपके फिजिक्स समझने में भी, फिजिक्स को समझने में भी काम आ जाए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आ जाए, और सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है ना। और पहले ही हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इस प्लेटफॉर्म हम बिल्कुल अच्छे से हर काम करेंगे। ऐसा नहीं है केवल कि लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम केवल, या टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए लेक्चर डेली लर्निंग हो रहा है,
ठीक है ना, सब्जेक्ट को समझने के हिसाब से लेक्चर को डिलीवर किया जा रहा है। तो अब जो स्टेटमेंट आप लिखोगे वो स्टेटमेंट क्या होगा, इस चीज को आप नोट कीजिए। एनी मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, इसको अगर नोट कीजिए, मैं फिर पूरा समझा दूंगा। हैव नॉन जीरो रेस्ट मास whatever its nature, whatever its nature in motion is equivalent to a wave and its wavelength is given by lambda is equal to h upon p। मैं इसको पूरा हिंदी में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कीजिए, बिल्कुल आराम से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। प्रत्येक द्रव्य कण, मेटेरियल पार्टिकल नहीं, द्रव्य कण या द्रव्य पदार्थ जिसका विराम द्रव्यमान शून्य नहीं हो, ठीक है ना, उसकी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, यदि वह गति में है, मोशन में है, तो वह एक तरंग के समरूप होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो वापस बोल लीजिए, प्रत्येक द्रव्य कण जिसका विराम द्रव्यमान शून्य नहीं है, उसकी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, यदि वह गति अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो वह एक तरंग के समरूप होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका एक स्टेटमेंट ये भी होता है। एक स्टेटमेंट आप जनरली 10+2 क्लास में यानी 12th क्लास में, इससे पहले भी कहीं आपने अगर इस टॉपिक को पढ़ा है तो वहाँ आप ऐसा सुनते हो, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, आप ये सुनते हो कि किसी कण से कण की जो तरंग है, एक मिनट वापस बोलता हूँ, किसी कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप सुनते हो, इसको भी मैं लिख देता हूँ। एग्जाम में आप इस चीज़ को भी काम में ले सकते हो। ये स्टेटमेंट भी क्या है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस का है, जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप क्या पढ़ते आए हो, किसी कण से, ये सब एक ही चीजें हैं, बस सिर्फ इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग है, चीज वही है, बस उसको मैं अलग अलग शब्दों में अलग अलग भाषाओं में समझा रहा हूँ। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जितने ज्यादा तरीके से आप किसी चीज को इंटरप्रेट करोगे, उतना ही आपके वो टॉपिक समझने के हिसाब से अच्छा रहेगा। तो इसको नोट कीजिए, किसी कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, और जब ये इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो होगा आपका h, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। किसी, आप ये लिख सकते हो आराम से, किसी कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये हो जाएगा। अब इस चीज को आप समझिए, मैंने शब्द क्या काम में लिया है, ठीक है ना। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, द वेवलेंथ या द वेव एसोसिएटेड विथ ए मेटेरियल पार्टिकल। इसको आप ऐसा नोट कर लीजिए, द वेवलेंथ ऑफ ए वेव which is associated with a material particle is inversely proportional to its momentum। तो अब देखिए, इसको आप समझिए, मैंने क्या लिखा है, कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। संबद्ध का मतलब होता है एसोसिएट, यानी जैसे मान लो आप ये चीज समझ गए, डी ब्रोई हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जैसे ये पेन है, ये क्या है, एक मेटीरियल पार्टिकल है। तो इस मेटीरियल पार्टिकल की बेसिक नेचर क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर है, लेकिन इस पार्टिकल से या इस पेन से एक तरंग भी जुड़ी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोई वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या, इससे संबद्ध है। इस संबद्ध वर्ड का अर्थ समझना आप क्या है, जैसे मान लो ये पेन गति में है, तो ये गति में है, तो इससे जो तरंग जुड़ी हुई है वो ऐसा नहीं है तरंग इसको छोड़ करके अलग हो जाएगी। इस संबद्ध का मतलब क्या है, वो तरंग भी क्या होगी, इससे जुड़ी हुई रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ी देर बाद जो आगे कुछ 2-3-4 लेक्चर के बाद आपका एक टॉपिक आएगा, ग्रुप और फेज वेलोसिटी, ठीक है ना, कला वेग और समूह वेग।
जिसको आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, लेकिन वहाँ हो सकता है आपने उसको अच्छे से नहीं समझा होगा, लेकिन अभी अच्छे से समझ में आएगा। तब आपको हर चीज़ विजुअलाइज होगी, आपको देखने को मिलेगी, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। तो इस शब्द का क्या अर्थ है कि जो तरंग है किसी कण से, जो कण की जो तरंग की प्रकृति है, जो कण से संबद्ध तरंग है, उसके साथ ही जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं इसको छोड़ के अलग हो जाएगी। कण चलेगा तो उसके साथ ही वो तरंग रहेगी। तो इस कण से संबद्ध की जो तरंग दैर्ध्य है वो उसके संवेग के, जिसका इसका संवेग होगा कुछ ना कुछ, अगर गति में तो उसके संवेग की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये सारी चीजें एक ही है, बेसिक इसेंस। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है, उसी प्रकार से प्रत्येक जो मैटर है या द्रव्य पदार्थ है या जो पार्टिकल है वो भी ड्यूअल नेचर शो करता है। लेकिन उसके ड्यूअल नेचर का अर्थ क्या होता है कि पार्टिकल, बेसिक नेचर उसकी पार्टिकल, लेकिन वो पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी शो कर रहा है। बस ये सारा जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है उसका सारांश सिर्फ इतना ही है। तब आप पूछोगे कि भाई जैसे मैंने कह दिया मेरे साथ भी एक तरंग जुड़ी हुई है, इस पेन के साथ भी है, आपके साथ भी, इस बोर्ड के साथ भी, हर चीज़ के साथ तरंग है, तो फिर वो आपको ऑब्जर्व क्यों नहीं होती है? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जुड़ी हुई तो निश्चित रूप से है, लेकिन वो ऑब्जर्व आपको नहीं होती डेली लाइफ में। क्यों नहीं होती? अब आप एक चीज़ को समझिए। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक पदार्थ है जिसका, मान लो आप, क्या कह रहा हूँ मैं, उसका वजन मान लो 1 kg है, उसका द्रव्यमान क्या है, 1 kg है, उसका मास क्या है, 1 kg द्रव्यमान। और मान लो वो किसी न किसी वेग से चल रहा है, सपोज करो मैंने कह दिया वो चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड वेग से, ठीक है। तो अब द्रव्यमान है तो उससे क्या होगी, एक तरंग संबद्ध होगी, तो उस तरंग की हम तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, कितनी आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। आप जानते हो h का मान कितना होता है, h का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। m आपका है 1 kg और ये है इंटू 1, ठीक है। तो अब देखिए लैम्बडा का ऑर्डर क्या है, लैम्बडा का ऑर्डर है 10 की पावर -34। अब सोचिए कितना छोटा है। क्या इतनी सूक्ष्म या इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य को ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है 1 kg का जो द्रव्य पदार्थ है उससे तरंग तो संबद्ध है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ 2 शब्द काम में लूंगा, एक काम में लूंगा मैं स्थूल कण और एक लूंगा सूक्ष्म कण। शब्द क्या काम में ले रहा हूं मैं, इसको आप यहाँ देखिएगा, पेन चेंज कर लेता हूं। एक शब्द में काम में ले रहा हूं स्थूल कण या मैक्रो पार्टिकल, और एक काम में लेता हूं मैं सूक्ष्म कण या माइक्रो से भी और छोटे पार्टिकल होंगे जिसको हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है ना। तो जो स्थूल कण होते हैं उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, तो द्रव्यमान जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसके डायमेंशन को चेक करोगे तो 10 की पावर -34 है h। तो द्रव्यमान जब ज्यादा होगा तो जो उस ज्यादा द्रव्यमान या स्थूल कण से संबद्ध तरंग होगी उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगी, जिसको आप डेली लाइफ में मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए इस पेन से मुझसे जुड़ी हुई तरंग तो है, लेकिन उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप सूक्ष्म कणों में या सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे आप सपोज करो आपने बात कर ली इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 10 की पावर -31 की कोटि का होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है ना। उसका वेग भी बहुत ज्यादा होता है, तो 10 की पावर -3, 4 इस रेंज के आसपास आपको वेवलेंथ मिलेगी। तो कहने का मतलब है प्रत्येक पदार्थ के साथ तरंग तो संबद्ध है, लेकिन वह केवल आपको विजुअलाइज या ऑब्जर्व कहाँ होगी, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है या ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है उन पर ही आपको ऑब्जर्व होती है। तो इसको मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ऑब्जर्व क्यों नहीं हो रही है डेली लाइफ में और कहाँ पर ये ऑब्जर्व होगी। तो ये हमारा एक मेन टॉपिक था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। अभी तो इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन मैंने आपको उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अच्छे से समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनको भी हम यहाँ नोट करेंगे और फिर उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए। तो इस लेक्चर में आपने सिंपली एक चीज समझने वापस बता देता हूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को आपने समझा है। पहले आप समझ रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, अब आपने समझा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है ना, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये पूरा डी ब्रोए हाइपोथेसिस है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।